हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत देख रहे हैं, मौर्य काल को देख रहे थे, मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में इससे पहले हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में देखे थे और आज देखेंगे बिंदुसार के बारे में और इसके बाद अशोक के बारे में देखेंगे। तो बिंदुसार बिंदुसार का समय काल कितना से कितना तक है? 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक का समय बिंदुसार का समय है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जिसने शासन किया 298 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी पूर्व तक। 298 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। यानी 269 पूर्व का हम इसको 272, यहाँ 272 लिखा हुआ है, यहाँ 269 लिखा हुआ है। तो चूंकि 269 में ही इनकी रियल में 269 ईस्वी पूर्व ही है, लेकिन 269 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक और उसके भाइयों में उत्तराधिकारी के युद्ध फैल जाता है और 4 वर्षों तक रहता है। तो उसके बीच में किसी का कोई शासन नहीं था, उधर अशोक का शासन नहीं रहता है। बिंदुसार के शासन के नाम से ही जाना जाता है 269 तक। हालांकि 269 तक बिंदुसार के शासन के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन रियल में 272 ईस्वी पूर्व में ही बिंदुसार अपने सत्ता से हट जाते हैं। लेकिन उनका जाना जाता है 269 ईस्वी पूर्व तक, क्योंकि जब 272 ईस्वी के बाद बिंदुसार के हटने के बाद, उनकी मौत के बाद होता है क्या, अशोक और उनके भाइयों में उत्तराधिकारी के युद्ध होने लगता है। कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी रहता नहीं है, तो उसमें 4 वर्षों तक युद्ध चलता है और अंत में अशोक द्वारा अपने सभी भाइयों को, 99 भाइयों को मार दिया जाता है। एक भाई, सबसे छोटा भाई रहता है, उसको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद बाकी सभी को मार करके अशोक राज सिंहासन प्राप्त करता है। तो इसलिए 4 वर्ष का कोई जिक्र नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 298 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी पूर्व तक, लेकिन बिंदुसार का शासन काल लिखा दिया गया है 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक दिया गया है। और तो यही कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी पूर्व को यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को क्या कहा गया? यूनानी स्रोत है, उसमें बिंदुसार को कहा गया है अमित्रोचेटस कहा गया है। यूनानी स्रोत में बिंदुसार को क्या कहा गया है? अमित्रोचेटस कहा गया है। इसके बाद संस्कृत में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात का मतलब होता है दुश्मनों का हंता, मतलब दुश्मन को हंता मतलब हत्या करने वाला, मारने वाला। तथा जैन परंपरा के अनुसार सिंहसेन कहा गया है। जैन परंपरा के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो क्या है, यूनानी स्रोत में बिंदुसार को क्या कहा गया था? अमित्रोचेटस कहा गया है। संस्कृत में अमित्रघात कहा गया है, जिसको दुश्मनों का हंता कहा जाता है। और जैन परंपरा के अनुसार सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार को क्या कहा गया? तो सिंहसेन कहा गया है। तो बिंदुसार का 3 नाम हुआ। कौन कौन नाम? एक अमित्रोचेटस हो गया, दूसरा अमित्रघात हो गया और तीसरा सिंहसेन हो गया बिंदुसार का नाम। इसके बाद सीरिया के सल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम, सीरिया के सल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम ने, किसने? एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के मध्य अच्छे राजनयिक संबंध थे। यानी सीरिया के जो राजा था एंटियोकस प्रथम तथा बिंदुसार के मध्य अच्छे राजनयिक संबंध थे। बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था। बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था। और एंटियोकस कहाँ का राजा था? तो एंटियोकस सीरिया के सेल्यूसिड राजा था। तो उसका जो राजदूत था, इस एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? डायमेकस आया था। कहाँ? बिंदुसार के दरबार में आया था। तो बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था। बिंदुसार द्वारा एंटियोकस प्रथम से मीठी शराब, सूखे अंजीर तथा एक सोफिस्ट मतलब ज्ञानी व्यक्ति मौर्य दरबार में भेजने का अनुरोध किया था।
बिंदुसार के द्वारा एंटियोकस प्रथम को उसने अनुरोध भेजा था कि आप अपने यहाँ से हमको मीठी शराब भेज दीजिए, सूखे अंजीर भेज दीजिए और एक सोफिस्ट मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति को भेज दीजिए। कहाँ? मोर दरबार में भेजने का अनुरोध किया था। कौन? बिंदुसार ने। तो वहाँ का राजा जो था एंटियोकस प्रथम ने मीठी शराब भेज दिया, सूखा अंजीर भेज दिया, लेकिन सोफिस्ट ज्ञानी व्यक्ति को नहीं भेजा था। इसके बाद है बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित एक भविष्यवक्ता रहता था। उस भविष्यवक्ता का नाम था पिंगल वत्स। कौन था? बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित एक पिंगल वत्स नाम का एक भविष्यवक्ता रहता था। कौन भविष्यवक्ता था? तो पिंगल वत्स। किसके दरबार में रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में रहता था। तारानाथ एक इतिहासकार है, उनके अनुसार 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। किसने? बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। बिंदुसार ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। दो समुद्रों संभवतः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र, जो 16 राज्य कहाँ था? दोनों समुद्र के बीच, मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में 16 जो राज्य थे सभी पर विजय प्राप्त किया था। किसने? बिंदुसार ने। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता की व्यवस्था का ही अनुसरण किया। और उनके पिता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन व्यवस्था था उसी के रास्ते पर ये भी अपना प्रशासन के कार्य का देखभाल किया। किसने? बिंदुसार ने। बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। और प्रत्येक प्रांत में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किया था। उपराजा के रूप में किसको नियुक्त किया? कुमार, जिसको राज्यपाल भी कहा गया। यानी बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक प्रांत में उपराजा के रूप में कुमार को नियुक्त किया। दिव्यावधान के अनुसार अवंती राष्ट्र का उपराजा कौन था? तो राज्यपाल। उपराजा को ही राज्यपाल कहा जाता है। अशोक था। अशोक कहाँ का राज्यपाल था या उपराजा था? तो अवंती राष्ट्र का राज्यपाल या उपराजा था। कौन? तो अशोक। दिव्यावधान के अनुसार अवंती राष्ट्र का उपराजा या राज्यपाल कौन था? तो अशोक था। यूनान के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस। कहाँ के यूनान शासक थे? यूनान के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायोनियस को नियुक्त किया था। यहाँ था कौन? एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस था। एंटियोकस प्रथम जो सीरिया के राजा था एंटियोकस प्रथम, तो उसने अपना राजदूत भेजा था उस बिंदुसार के दरबार में। उस राजदूत का नाम था क्या? डायमेकस। और यूनान का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा था। उसका नाम डायोनियस था। तो वो क्या था? वो डायमेकस था, डायोनियस था। दोनों नाम लगभग एक ही जैसा है। अशोकावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में कहाँ विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। अशोकावदान के अनुसार बिंदुसार के दरबार में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए ही अशोक को भेजा गया था। अशोक तो था अवंती का राजपाल, लेकिन जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को वहां भेजा गया था। कहाँ? तक्षशिला में भेजा गया था अशोक को। तो इस तरह से बिंदुसार से संबंधित जितनी मुख्य बातें थी इसमें दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद अशोक का शासनकाल आता है। अशोक का शासनकाल कब से कब तक है? तो अशोक का शासनकाल 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक का है। अशोक का शासनकाल 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक का समय है। इसने शासन किया। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब कौन राजा बनेगा? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उसके लिए संघर्ष बन गया और लगभग 4 वर्ष तक यानी 272 से 269 ईस्वी तक यह संघर्ष चलते रहा।
अंततः अशोक 269 ईस्वी में अंततः क्या हुआ, अशोक 269 ईस्वी में सम्राट बना और मौर्य वंश के महानतम शासक सिद्ध हुआ। अंत में क्या हुआ, संघर्ष के बाद अशोक 269 ईस्वी में सम्राट बना और मौर्य वंश के महानतम शासक सिद्ध हुआ। दीप वंश और महावंश के अनुसार दीप वंश और महावंश में लिखा हुआ है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए अशोक द्वारा अपने सबसे छोटे भाई तिस्ता, सबसे छोटा अशोक का सबसे छोटा भाई कौन था, तिस्ता, तो तिस्ता को छोड़कर से सभी 99 भाई का वध कर दिया। अशोक सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने सबसे छोटा भाई तिस्ता जो था उसको छोड़कर बाकी जितना 99 उसका भाई था 99 भाई को वध कर दिया, मार दिया। बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्त, बिंदुसार का एक मंत्री कौन था, राधागुप्त ने उत्तराधिकारी के संघर्ष में अशोक की सहायता की थी। किसने अशोक की सहायता की थी, राधागुप्त। राधागुप्त कौन था, तो बिंदुसार का एक मंत्री था। जो बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्त ने उत्तराधिकारी के संघर्ष में अशोक की सहायता की थी। तो उत्तराधिकारी के संघर्ष में अशोक को किसने सहायता की, था राधागुप्त ने, जो बिंदुसार का एक मंत्री था। अशोक ने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। शुरू में अपना साम्राज्य था उसे और विस्तार किया, लेकिन 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध ने उसे युद्ध के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाने को प्रेरित किया। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग में जो युद्ध हुआ तो बहुत से लोग उसमें मारा गया और उसको देख करके इसका अशोक का हृदय एकदम द्रवित हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया और वह युद्ध को छोड़ करके युद्ध के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाने के प्रेरित किया। अब धर्म के माध्यम से अब धर्म को नीति अपनाना शुरू कर दिया। धम्म विजय के उद्देश्य से उसने विदेशों से संबंध बनाए। इस धम्म विजय के लिए और अन्य देशों से उसने संबंध बनाया। अपने दूत श्रीलंका में भेजा। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूनानियों द्वारा शासित प्रदेश कहाँ अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत भेजा। कहाँ तो श्रीलंका भेजा, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूनानियों द्वारा शासित प्रदेश जो था कौन, सीरिया, मिस्र, साइरन, मेसिडोनिया व एपिरल, सब यहाँ पर भेजा। अशोक ने अपने दूत भेजा था। इनके माध्यम से उसने शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार किया। क्या कि शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार किया किनके माध्यम से, जो अशोक ने अपना दूत भेजा, उस दूत के माध्यम से विदेशों में भेजे, अपने दूत को विदेशों में भेजे और इन दूत के माध्यम से उसने शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार किया। इसके प्रचार के लिए उसने एक अधिकारी, धम्म के प्रचार के लिए उसने एक अधिकारी धम्म महामात्र कौन अधिकारी था, तो धम्म महामात्र की नियुक्ति की तथा शिलालेख एवं स्तंभ लेख जारी करवाए। शिलालेख और स्तंभ लेख जारी करवाए। केवल मास्की शिलालेख अशोक के नाम का उल्लेख करता है। अशोक का नाम का उल्लेख कौन करता है, तो मास्की शिलालेख ही अशोक के नाम का उल्लेख करता है। केवल मतलब एक ही ऐसा शिलालेख है जो मास्की शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम, उसमें अशोक लिखा हुआ है। किसमें, मास्की शिलालेख में। केवल भाबरू शिलालेख, केवल भाबरू शिलालेख है, उसमें अशोक को मगध के राजा के रूप में पेश करता है। और केवल भाबरू स्तंभ लेख जो शिलालेख है, भाबरू में शिलालेख जो मिला है उस पर है लिखा हुआ कि मगध के राजा अशोक था। मगध के राजा अशोक को मगध के राजा के रूप में पेश करता है कौन, भाबरू शिलालेख। और अशोक का नाम जो है कहाँ मिलता है, मास्की शिलालेख में। तो यह मास्की शिलालेख हो गया और भाबरू शिलालेख हो गया। मास्की शिलालेख में क्या है, अशोक का नाम का उल्लेख करता है और भाबरू शिलालेख में क्या है, तो मगध के राजा के रूप में अशोक को पेश करता है। इसके बाद अशोक का अलंकृत नाम एक देव नाम प्रिय प्रियदर्शी था। क्या नाम था, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। अशोक का अलंकृत नाम क्या था, तो देव नाम प्रिय प्रियदर्शी था, जिसका उल्लेख जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 ईस्वी में खोजे गए एक अभिलेख से है। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में एक अभिलेख खोजा, उसमें
उसमें उस अभिलेख में अशोक का अलंकृत नाम मिलता है। वह नाम क्या है? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी नाम मिलता है। अशोक के शासनकाल के अधिकांश भाग में असंधिमित्रा पटरानी बनी रही। पटरानी मतलब मुख्य रानी। मुख्य रानी कौन बनी रही? तो असंधिमित्रा यानी अशोक के शासनकाल के अधिकांश भाग में, मतलब जितना दिन अशोक ने शासन किया उसके अधिकांश समय तक उसको पटरानी बनी रही। मतलब पटरानी का मतलब मुख्य रानी कौन बनी रही? तो असंधिमित्रा मुख्य रानी बनी रही, यानी पटरानी बनी रही। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है, असंधिमित्रा की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद पटरानी कौन बनती है? तो तीसरा रखा पटरानी बन जाती है। पटरानी बन जाती है। अधिक समय तक अशोक के शासनकाल के अधिकांश भाग में असंधिमित्रा पटरानी बनी रही, मतलब मुख्य रानी बनी रही। जब इसकी मौत हो जाती है, असंधिमित्रा की मौत हो जाती है, तो उसके बाद तीसरा रखा ये भी अशोक की पत्नी है, जो पटरानी का दर्जा इसको मिल जाता है। किसको? तीसरा रखा को। पहले कौन थी पटरानी? असंधिमित्रा। जब असंधिमित्रा की मौत हो जाती है, तो उसके बाद यह उपाधि यानी पटरानी की उपाधि मिल जाता है, तीसरा रखा को मिल जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख के अनुसार तिवारा की माता कुरुबाकी या कारुबाकी, दोनों नाम, कहीं कुरुबाकी लिखा हुआ है, कहीं कारुबाकी लिखा हुआ है, कहीं कुरुबाकी लिखा हुआ है, कहीं कारुबाकी लिखा हुआ है। तो इलाहाबाद स्तंभ के अनुसार, इलाहाबाद स्तंभ पर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार तिवारा की माता कुरुबाकी या कारुबाकी ने ही संभवतः तीसरा रखा की उपाधि धारण की थी। उसमें कहा गया है कि कुरुबाकी कारुबाकी जो थी वही तीसरा रखा का उपाधि धारण की थी। और इसके बाद दिव्यवदान के अनुसार, दिव्यावदान में लिखा हुआ है अशोक की तीसरी रानी कौन थी? पद्मावती थी। अशोक की तीसरी रानी कौन थी? पद्मावती थी, जो कुणाल अथवा धर्मविवर्धन की माता थी। अशोक के अब कितने पत्नी हैं? 3 पत्नी हैं। प्रथम पत्नी के नाम है असंधिमित्रा, जो शुरू से में पटरानी बनी रही, मतलब मुख्य रानी के रूप में रोल निभा रही थी। इसके बाद जब इसकी असंधिमित्रा की मौत हो जाती है, तो दूसरी पत्नी जो है तीसरा रखा, जो तीसरा रखा कहीं दूसरा नाम कुरुबाकी या कारुबाकी था, यानी कारुबाकी या कुरुबाकी ने ही तीसरा रखा की उपाधि धारण की थी। तो जब असंधिमित्रा की मौत हो जाती है, तो यही कुरुबाकी या कारुबाकी तीसरा रखा के नाम से पटरानी बनती है। और तीसरी पत्नी, दिव्यावदान के अनुसार अशोक की तीसरी पत्नी कौन थी? पद्मावती थी, जो कुणाल अथवा धर्मविवर्धन की माता थी। कुणाल का ही दूसरा नाम धर्मविवर्धन था, तो उसकी माता। तो अशोक के 3 पत्नी हुआ। तो पहला असंधिमित्रा, दूसरा तीसरा रखा या उसी को कुरुबाकी या कारुबाकी कहा गया, और दूसरा और तीसरा में पद्मावती हुई। तो इस तरह से बिंदुसार और अशोक के बारे में, लेकिन अशोक के बारे में बहुत देखना है। अभी 2-3 वीडियो में समाप्त होगा अशोक से संबंधित जितना भी बातें हैं, तो अभी इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में अशोक से संबंधित जितनी भी मुख्य बातें हैं उसको लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।